नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के दैनिक क्विज में द हिंदू तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर आपको अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे। तो आज के दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीएसटी में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए विभिन्न अप्रत्यक्ष कर शामिल हो गए हैं। देखिए, जब जीएसटी लाया गया था तो उद्देश्य यही था कि राज्य और केंद्र के जो भी अप्रत्यक्ष कर हैं उनको एक तरह से मिलाकर एक एकल अप्रत्यक्ष कर की बड़ी व्यवस्था लाया जाए। तो पहला कथन सही है। दूसरा, जीएसटी एक स्रोत आधारित कर है जिसका अर्थ है कि यह कर उत्पादन बिंदु पर लगाया जाता है। ध्यान रखिए, ये कथन गलत है क्योंकि ये एक तरह से डेस्टिनेशन बेस कहलाता है। मतलब जहाँ पर वस्तु एक तरह से पहुँचने वाली है, जैसे मान लीजिए किसी ए राज्य में वस्तु का उत्पादन होता है और बी राज्य में खपत की जाती है, तो जहाँ पर इसकी खपत होगी, जो सोर्स नहीं डेस्टिनेशन होगा, अंतिम गंतव्य होगा, वहाँ पर टैक्स लगता है। तो स्रोत नहीं गंतव्य आधारित होता है। तो दूसरा कथन गलत है। जीएसटी परिषद भारत में जीएसटी के संबंध में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो ये ध्यान रखें कि संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 279A के अधीन इसका एक तरह से गठन किया गया है और जीएसटी के संदर्भ में जितने भी निर्णय होते हैं वो इसी जीएसटी परिषद के द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है। 1 और 3 दो कथन सही है, तो उत्तर हमारा बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से आप देखें, जीएसटी के संदर्भ में 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें अगर हम देखें तो रिकॉर्ड स्तर पर प्रमुख रूप से माना जा रहा है कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो यहाँ पर एक तरह से हुआ है और सरकारी आंकड़े 20 लाख करोड़ से ऊपर की स्थिति को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि जीएसटी बेहतर रूप में भारत में स्थापित हो चुका है, तो जो सुधार की स्थितियाँ हैं, जैसे एक से ज़्यादा जो जीएसटी की दरें हैं उसमें कुछ सुधार को लेकर, तो जीएसटी सुधार की जो स्थिति है वो आगे बढ़ाई जा सकती है क्योंकि जीएसटी कर के रूप में काफ़ी एक सफल स्थिति दिखा रहा है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। देखिए, अगर हम वैश्विक जलवायु एक तरह से यानी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट की बात करें तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की जाती है, न कि यूएनईपी और अगर हम यहाँ पर प्रमुख रूप से बात करें आईपीसीसी। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, यह जलवायु प्रणाली की वर्तमान स्थिति का आकलन करता है और जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन प्रयासों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्या स्थिति है, जैसे अगर हम कार्बन उत्सर्जन की बात करें या प्रमुख रूप से जो भी जो समुद्र का तल है उसके बढ़ने की स्थिति, जो भी ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, उन सब के बारे में प्रमुख रूप से इसके द्वारा एक विजन या कह सकते हैं एक दृष्टिकोण दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला कथन तो गलत है लेकिन दूसरा कथन सत्य है और पहला गलत है, तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाता है डी, यानी पहला कथन असत्य है और दूसरा कथन सत्य है। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आर्टिकल के माध्यम से एक लेखक की तरफ से जो अगर हम देखें तो डायरेक्टर जनरल है काउंसिल फॉर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो सीएसआईआर के जो डायरेक्टर जनरल पूर्व रह चुके हैं उनकी तरफ से सुझाव दिया गया है कि जो भी एक तरह से वर्तमान में चुनाव की स्थिति है और कह सकते हैं कि जो कैंपेन है वो चल रही है, तो जो क्लाइमेट इशू यानी जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हैं उनको भी एक तरह से चुनाव प्रचार की स्थितियों में शामिल किया जाए। तो जलवायु परिवर्तन को देखिए सामना करने के लिए राजनीतिक जो दखल है या राजनीतिक जो पहल है वो बहुत जरूरी है। तो इस आधार पर यह काफ़ी महत्वपूर्ण एक तरह से पहल मानी जा सकती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश से तात्पर्य उस आर्थिक लाभ से है जो किसी देश को बड़ी कामकाजी आय वाली आबादी से प्राप्त होता है। पहला कथन यह है। दूसरा, उच्च निर्भरता अनुपात वाले देश को जनसांख्यिकी लाभांश का अनुभव होने की संभावना है। देखिए, दो कथन यहाँ पर प्रमुख रूप से जो दिए गए हैं, इन दोनों कथन के संदर्भ में अगर हम देखें तो आपसे पूछा गया कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब ये होता है कि वो स्थिति एक तरह से मानी जाती है जहाँ पर वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग बनाती है। तो ज़्यादा अगर वर्क फोर्स है, कार्य करने की स्थितियाँ बढ़ेंगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो ये देश में आप देखें कि एक तरह से आर्थिक स्थिति को बेहतर कहीं ना कहीं करता है। दूसरा कथन कह रहा है उच्च निर्भरता अनुपात। देखिए, निर्भरता अनुपात की अगर हम बात करें इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो, और ये आबादी में वो जनसंख्या का भाग होता है जो एक तरह से आर्थिक रूप में सक्रिय नहीं होता है। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें या युवाओं की, अगर हम बात करते हैं बुजुर्गों की, युवा तो मान लीजिए वर्कफोर्स का भाग है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चों की प्रमुख रूप से और साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बुजुर्गों की, तो ये डिपेंडेंसी या जो निर्भरता अनुपात है उसमें एक तरह शामिल होता है। तो डिपेंडेंसी रेशियो निकालने के लिए जो भी हमारी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी अगर हम बच्चों की बात करें, साथ साथ अगर हम बात करते हैं बुजुर्गों की, यानी 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे और साथ साथ 60 से ऊपर आयु के जो लोग हैं उनको मिलाकर आप कुल मिलाकर 15 से 64 की जो आयु सीमा है उसके अंदर जो भी वर्क फोर्स है उससे हम भाग लगाते हैं और वो हमें एक तरह से डिपेंडेंसी रेशियो दिखाता है।
तो भारत में आप देखें माना जा रहा है कि 2036 तक, अगर हम 2018 से लेकर 2036 तक की बात करें तो हमें जनसांख्यिकीय लाभांश है। उसके बाद की स्थिति में आप देखें कि भारत में जो अगर हम ये हिस्सा देखें तो ये प्रमुख रूप से भाग बुजुर्गों की आबादी का है। तो बुजुर्गों की आबादी का जो भाग है वो एक तरह से बढ़ेगा, साथ साथ यहाँ पर देखें बच्चों की आबादी का हिस्सा घटेगा, क्योंकि जनसंख्या कहीं ना कहीं स्थिर हो रही है। लेकिन ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, जीवन प्रत्याशा एक तरह से बढ़ने के कारण आप देखें कि बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी, तो उस अनुसार डिपेंडेंसी रेशियो एक तरह से बढ़ता है। तो डिपेंडेंसी रेशियो अगर ज़्यादा बढ़ता है, जैसे इटली में है, जापान में है या चीन में देखिए बढ़ रहा है, तो ये जनसांख्यिकीय लाभांश के घटने की स्थिति है, ना कि बढ़ने की। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है। उच्च निर्भरता अनुपात वाले देश को जनसांख्यिकीय लाभांश का अनुभव होने की संभावना है, तो यहाँ पर जनसांख्यिकीय लाभांश होने की संभावना नहीं है। यानी जो निर्भरता अनुपात है वो एक तरह से कम रहना चाहिए, बच्चे और साथ साथ बुजुर्गों की संख्या कम होनी चाहिए, और जो युवा या कह सकते हैं जो वर्किंग फोर्स है वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा जनसंख्या में होना चाहिए। तो पहला कथन यहाँ पर सही है, दूसरा असत्य है, तो उत्तर हमारा हो जाता है सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो यहाँ पर प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि भारत में माना जा रहा है कि जो भी एक तरह से हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश जो 2018 से चल रहा है 2036 तक के लिए प्रमुख रूप से, तो माना ये जा रहा है कि ये जो जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थितियाँ हैं तो उसमें हम प्रमुख रूप से ये ध्यान रखें। देखिए 2036 ये 2037 तक का आंकड़ा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 36 हमने इसके अनुसार यहाँ पर आपको बताया था। लगभग अगर हम देखें तो 2018 से 2037 तक का समय है वो प्रमुख रूप से माना जाता है। तो ये जो हिस्सा एक तरह से है जनसांख्यिकीय लाभांश का, उसमें अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर माना जा रहा है कि अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पर अगर रोजगार की स्थितियाँ खासतौर से गैर कृषि क्षेत्र की बात करें उसमें बेहतर रूप में विकास नहीं हो रहा है, और उसमें कौशल विकास की जो संभावना है उसको हमें और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार जो अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो रहे हैं उसके लिए लोग उतने ज़्यादा योग्य तैयार नहीं हैं। तो भारत अगर अपने जो जनसांख्यिकीय लाभांश है उसका लाभ लेना चाहता है तो हमें कहीं ना कहीं कौशल विकास की स्थितियों पर और बेहतर रूप में यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये केवल भारत ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया का जो हिस्सा है उसमें एक तरह समस्या देखी जा रही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पश्चिम में इजराइल की सीमा तय करता है। देखिए अगर हम इजराइल का यहाँ पर प्रमुख रूप से मैप देखें तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं, और प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि अमेरिका का जो अप्रत्यक्ष रूप में एक समर्थन रहा है वो एक बड़ा कारण रहा है कि गाजा पट्टी के क्षेत्र में जो भी इजराइल की कार्रवाई हमास के हमले के बाद चल रही है वो लगातार होती रही है। तो अगर हम यहाँ पर सीमा देखें तो ये पश्चिमी भाग है वो भूमध्य सागर के साथ बनता है, तो प्रमुख रूप से पश्चिमी जो एक तरह सीमा है वो भूमध्य सागर से लगती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा उत्तर हो जाता है ए, भूमध्य सागर। देखिए इजराइल लगातार चर्चा में रहा है, तो उसका मैप आप ध्यान रखें। आसपास जो भी जैसे लेबनान के साथ में, सीरिया के साथ में, या अगर हम जॉर्डन की बात करें, और यहाँ पर अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं, मिस्र की, तो इस तरह की जो बॉर्डर है साथ साथ जो समुद्री सीमा यहाँ पर है भूमध्य सागर के साथ में, वो ध्यान रखें। इसी के साथ साथ अगर हम इसके पूर्वी भाग में देखें तो यहाँ पर मृत सागर इसके साथ में स्थित है। तो ये लोकेशन आपकी इजराइल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम विगत वर्षों में जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न है उसमें से एक प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2018 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वहां से हमने प्रश्न आपके लिए चुना है। प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और साथ साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से किस प्रकार भिन्न है, मतलब दोनों में अंतर क्या है। वो अंतर के दो आधार दिए गए, आपको बताना है दोनों ये अंतर के आधार सही है या नहीं। पहला, एनजीटी की स्थापना एक अधिनियम द्वारा की गई, जबकि सीपीसीबी सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाई गई है। देखिए एनजीटी की अगर हम बात करें तो 2010 के कानून के द्वारा स्थापित है, तो वैधानिक निकाय है। इसी तरीके से अगर हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं तो ये संस्था भी प्रमुख रूप से आप देखें जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन बना हुआ है। साथ साथ आप देखें जो 1981 का वायु प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कानून है वो भी इसमें एक तरह से रहता है, उसके आधार पर भी ये कार्य करता है। साथ साथ अगर हम यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण कानून है उसके आधार पर भी देखें तो 3 अलग अलग कानून से ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसको एक तरह से शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर दोनों ही संस्थाएं एक तरह से आप देखें कि यहाँ पर एक वैधानिक संस्थाएं हैं जो संसद के कानून से बनी है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो पहला कथन असत्य हो जाता है। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय प्रदान करता है, उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद करता है, जबकि सीपीसीबी नदियों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देता है और देश में हवा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहता है। देखिए सीपीसीबी जैसा मैंने बात किया कि 1974 का जो जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण कानून है, साथ साथ वायु अगर हम प्रदूषण और रोकथाम का 1981 के कानून की बात करें, दोनों के आधार पर काम करता है।
तो जल और वायु क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर प्रमुख रूप से इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें ये कथन दूसरा बिल्कुल सही है। एनजीटी प्रमुख रूप से आप देखें कि न्यायालय प्रक्रिया में खासतौर से उच्च न्यायालय या अन्य स्थितियों में जो भी कह सकते हैं पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो न जाएं, उसके लिए प्रमुख रूप से एनजीटी एक तरह से काम करता है। इसके जो निर्णय होते हैं वो सिविल कोर्ट की एक तरह से एक कह सकते हैं ताकत रखते हैं। तो इस आधार पर दूसरा कथन यहाँ पर एनजीटी और साथ साथ अगर हम सीपीसीबी की बात करें तो उसके संदर्भ में सही है। तो केवल दूसरा कथन सही है, तो उत्तर हमारा बी, केवल दूसरा कथन सत्य है। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में आ जाते हैं, जहां पर हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज हम खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर शब्द में छिपा हुआ है कि हमें लगता है कि खाद्य के संदर्भ में जो आवश्यकताएं वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन इसका मानक क्या है? तो मानक प्रमुख रूप से आप देखें 1996 का रोम में सम्मेलन हुआ था, जिसको हम वर्ल्ड फूड समिट कहते हैं, विश्व खाद्य सम्मेलन। तो ये 1996 में रोम में हुआ था और इसी सम्मेलन में आप देखें कि वहाँ पर 4 आधार बताए गए थे कि अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो ये 4 आधार एक तरह से होने चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो ये कहा गया प्रमुख रूप से खाद्य सुरक्षा को लेकर कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, शारीरिक और आर्थिक पहुंच अगर प्राप्त हो, यानी आपके खाने के लिए आपके पास भोजन पहुंच रहा है और आर्थिक रूप में आपके पास धन है उसे खरीदने के लिए, दोनों स्थिति, यानी भौतिक रूप में आपके पास भोजन पहुँच पाए, यानी मान लीजिए आसपास कोई मार्केट है वहाँ जाकर आप ले पाएँ, और आपके पास धन भी होना चाहिए तो आसपास से भोजन आपको मिले। ऐसा ना हो कि भोजन बहुत दूर दराज से आता हो तो वहाँ तक आपकी पहुँच मुश्किल होगी, और आपके पास आर्थिक संसाधन होने चाहिए। साथ साथ यहाँ पर आप देखें भोजन उस रूप में रहना चाहिए जिससे कि आप सक्रिय और स्वस्थ जीवन अपना बिता सकें। तो ये अगर आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो 1996 का विश्व खाद्य का जो शिखर सम्मेलन है वो कहता है कि खाद्य सुरक्षा की स्थिति बनती है। लेकिन अगर हम 4 आधार की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान दें, ये 4 आधार एक तरह से आपको देखने हैं। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें यानी उपलब्धता, यानी चाहे घरेलू स्तर पर हो या भारत में या मान लीजिए किसी भी देश में खाद्य का भंडार हो, आयात किया जाए या किसी तरह की खाद्य सहायता हो, जैसे उत्तर कोरिया आप देखें काफ़ी हद तक खाद्य सहायता पर निर्भर रहता है। तो अवेलेबिलिटी का मतलब है किसी भी तरह से खाद्य की उपलब्धता होनी चाहिए। एक्सेस का मतलब लोगों तक पहुंच, जैसे आर्थिक एक तरह से या राजनीतिक या जो सामाजिक कारण है वो प्रमुख रूप से ऐसे होने चाहिए कि आसानी से भोजन सभी को मिल पाए। जैसे कुछ देशों में आप देखें कि जाति या धार्मिक आधार पर कोई विभेद है तो हो सकता है कि जो भोजन की जो पहुंच है वो कुछ जगह तक हो, कुछ जगह तक न हो पाए। जैसे अगर हम गाजापट्टी क्षेत्र में देखें तो इस आधार पर एक्सेस आसानी से होनी चाहिए, सभी में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी एक तरह से बाजार और आधारभूत ढांचा है वो बेहतर होना चाहिए, यानी खाद्य की पहुंच तक। और एफोर्डेबिलिटी मतलब सस्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है तो गरीबों की पहुंच के बाहर हो जाएगा। और लोगों के पास इस तरह की एक आय होनी चाहिए, एक उनकी क्रय शक्ति होनी चाहिए कि वो भोजन खरीद पाएँ। तो ये एक्सेस यानी एक तरह से पहुँच के संदर्भ में है। तो पहला एक तरह से जो आंकड़ा है वो उपलब्धता के बारे में है। दूसरा अगर हम देखें तो पहुंच के संदर्भ में। तीसरा स्टेबिलिटी। तीसरे के पहले से हम बात कर लेते हैं यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग को लेकर, यानी किस रूप में आप इसका एक तरह से उपयोग करते हैं। तो खाद्य सुरक्षित रहनी यानी भोजन सुरक्षित होना चाहिए, साथ साथ इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, और जो भी पोषण है जैसे अगर हम विटामिन की बात करें या अलग अलग प्रकार के खनिज की बात करें या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ होना चाहिए। मतलब संतुलित बैलेंस डाइट की बात हो रही है, और प्रॉपर एक तरह से प्रिपरेशन की स्थितियाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कहीं पर आप देखें केवल चावल या चावल का पानी ही बड़े पैमाने पर गरीब लोगों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है तो उनको न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, या मान लीजिए खाना पकाने के लिए ईंधन की कमी है, तो वो सारी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। तो भोजन अगर है लोगों की पहुंच में है तो वो उसका उपयोग कर पाए, ऐसा भी सुनिश्चित होना चाहिए। अगर है तो खाद्य सुरक्षा की स्थिति बनती है। अंतिम रूप में आप देखें यहाँ पर कहा गया स्थिरता, यानी खाद्य सुरक्षा में स्थिरता भी एक बड़ा आधार है। यानी जितने भी आपके 3 आधार हैं उपलब्ध, पहुंच और उपयोग, वो एक तरह से स्थिर रूप में लगातार होने चाहिए। अगर तीनों पिलर एक साथ है तो चौथा स्थिरता वाला पिलर अपने आप आ जाता है। साथ साथ किसी भी तरह जो खाने की सप्लाई है उसमें कोई राजनीतिक या आर्थिक रूप में बाधा ना हो, यानी ऐसा ना हो कि जैसे गाजापट्टी में आप देखें कि लोगों को खाद्य समस्याएं एक तरह से हो रही हैं। उत्तर कोरिया में आप देखें कि वहाँ पर जो डिक्टेटरशिप है उस कारण से खाद्य सहायता के आधार पर ही प्रमुख रूप से वहाँ पर खाद्य सुरक्षा बनती है। तो आर्थिक राजनीतिक कारण एक तरह से स्थिरता जो खाद्य आपूर्ति को लेकर उसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। तो ये कह सकते हैं 4 आधार हैं, अगर ये पूरे होते हैं तो कहीं पर भी हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से बन रही हैं। तो अंतिम रूप में आपको ध्यान रखना है कि 1996 का ये जो वर्ल्ड फूड समिट है इसमें प्रमुख रूप से 4 आधार पर खाद्य सुरक्षा को एक तरह से सुनिश्चित किया गया था।
तो खास सुरक्षा के इस आज के तथ्य के साथ ही आज के हमारे दैनिक कुछ को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है अलग अलग प्रश्न साथ साथ हमारा जो विगत वर्ष का प्रश्न है और आज के तथ्य के आधार पर आज का दैनिक कुछ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें। कल के दैनिक कुछ में आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।